हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सपना। यस बेटा, मैं 12th क्लास की आपको पढ़ाई थी केमिस्ट्री, जिसमें मैंने फिजिकल पार्ट में आपका केमिकल काइनेटिक्स करवाया था। अब नेक्स्ट वन चैप्टर इज हियर सरफेस केमिस्ट्री। अब नाम से ही आपको पता लग रहा है सरफेस मीनिंग यू आर अंडरस्टूड बाय द सरफेस। मतलब सरफेस क्या होता है, सरफेस पे किस तरीके से रिएक्शन होती है, कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल है या आपका लिक्विड है, वो किस तरीके से सरफेस पे इंटरेक्ट करेगा, अट्रैक्शन करेगा और मॉलिक्यूल्स को रिटेन करेगा, दैट इज कॉल्ड द सरफेस केमिस्ट्री। अब सरफेस केमिस्ट्री में फर्स्ट टॉपिक ही आपका क्या है, एड्सॉर्प्शन है। आप ये जो बोर्ड देख रहे हैं ना, ये बोर्ड क्या है, ये सरफेस पे आपके ये वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। तो मीनिंग क्या हो रहा है, वी आर स्टडिंग अबाउट द एड्सॉर्प्शन, क्योंकि ये बोर्ड के अंदर वर्ड्स नहीं जा रहे, बोर्ड के ऊपर है। तो ये क्या हो रहा है, रिटेन्ड ऑन द सरफेस। तो जो मॉलिक्यूल्स हमारे क्या होते हैं, सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं और अट्रैक्ट होने के बाद रिटेन्ड होते हैं, दैट इज कॉल्ड द एड्सॉर्प्शन। एक बार डेफिनेशन देखते हैं। द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग, सबसे पहले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अट्रैक्ट होते हैं, उसके बाद क्या होता है, रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड और सॉलिड। मीनिंग क्या हुआ कि लिक्विड या सॉलिड का कोई भी सरफेस हो, उस पे रिजल्टिंग इनटू ए हायर कंसंट्रेशन। अब धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट और रिटेन होंगे तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक, ऑफ ए मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड द एड्सॉर्प्शन। तो मीनिंग क्या हुआ, सिंपली कि अगर हम सरफेस के ऊपर क्या करते हैं, सरफेस के ऊपर जब हम मॉलिक्यूल्स को रिटेन करते हैं और इसकी स्टडी करते हैं, तो दैट इज मीनिंग द एड्सॉर्प्शन। अब एड्सॉर्प्शन में हमारी टू टर्म्स है कि अगर हम स्टडी करें तो एक होता है हमारा एड्सॉर्बेट, क्या होता है, एड्सॉर्बेट, और दूसरा होता है एड्सॉर्बेंट। अब जैसे सपोज ये आपका बोर्ड है, तो बोर्ड क्या हो गया, एड्सॉर्बेंट। क्या हो गया बेटा, एड्सॉर्बेंट। और ये जो मैं मार्कर से लिख रही हूं, ये क्या होगा आपका, एड्सॉर्बेट। ठीक, तो एक बार डेफिनेशन देखो, द सब्सटेंस डज एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस। मतलब जो सब्सटेंस आपके सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब हो रहे हैं, वो आपका होता है एड्सॉर्बेट। तो क्या हुआ कि जिससे मैं लिख रही हूँ वो मॉलिक्यूल्स क्या है, एड्सॉर्बेट है, और जिस सरफेस के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं वो क्या हो गया, एड्सॉर्बेंट। तो यहाँ पे क्या है, एंड द सब्सटेंस ऑन विच इट इज एड्सॉर्ब इज कॉल्ड द एड्सॉर्बेंट। तो क्या मतलब आया कि एड्सॉर्बेंट आपका बोर्ड है और जिससे मैं लिख रही हूँ वो आपका एड्सॉर्बेट है। तो एड्सॉर्बेंट की भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि एड्सॉर्बेंट क्या होता है, अगर आपको बहुत अच्छी क्वालिटी में चाहिए तो एक तो पोरस स्ट्रक्चर, फाइनली डिवाइडेड, मतलब पार्टिकल्स फॉर्म में होना चाहिए, उसका सरफेस एरिया भी क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जिससे आप कोई चीज़ डालते हैं तो वो इसलिए एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे गर्ल्स क्या करती हैं, कॉम्पैक्ट और लूज पाउडर होता है ना, अगर बिल्कुल ऐसे मोटा सा उठा के लगाओगे तो नहीं एब्जॉर्ब होगा, बट जब आप क्या करोगे, बिल्कुल फाइनली पार्टिकल्स में लोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपकी स्किन में इजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप फाइनली डिवाइडेड एड्सॉर्बेंट की मतलब एक नेचर होता है, अगर उस नेचर से लेंगे तो अच्छा आपका एड्सॉर्बेंट का वर्क करेगा। ठीक, अब बच्चों को क्या नहीं पता होता है कि हम एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। अब मैं सिंपल एक बीकर लूँ, अगर सपोज यही है, मैं इसमें इंक डालती हूँ तो इंक क्या होगा, सारे में ही होगी, ऐसा तो नहीं सिर्फ सरफेस पे ही जा रही है। और अगर मैं लिखती हूँ तो ये क्या हो रहा है, ओनली सरफेस पे हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए दो हैं आपके एग्जाम्पल, एक है सिलिका जेल, एक है आपका एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ठीक, और हम क्या करते हैं, सिलिका जेल पे देखते हैं तो सिलिका जेल के सरफेस पे, ये आपको सरफेस दिखाई दे रहा है, तो सरफेस पे ही आपके क्या है, मॉलिक्यूल्स रिटेन है। और अगर आप यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड को देखेंगे तो बल्क में आपके क्या है, मॉलिक्यूल्स है। ठीक, वेपर्स है या लिक्विड है, कुछ भी है। तो मीनिंग व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बल्क फेज, बल्क में जाते हैं, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION।
और जब हम सरफेस की बात करते हैं, ओनली सरफेस की स्टडी करते हैं, तो दैट इज मीनिंग वी आर स्टडिंग अबाउट द एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन मतलब सरफेस की स्टडी कर रहे हैं। और जब हम बल्क की स्टडी करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्बेट क्या होता है, जो सब्सटेंस आपके अट्रैक्ट हो रहे हैं उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बेट बोलते हैं। और एड्सॉर्बेंट क्या होता है, जिस सरफेस पे रिटेन हो रहे हैं, जो सब्सटेंस आपके रिटेन हो रहे हैं वो हमारे होते हैं एड्सॉर्बेंट। क्लियर। और दूसरी चीजें, कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि जब हम एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं तो हमारी एनर्जी जो होती है, मतलब जब हमारे मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट और रिटेन होंगे तो सरफेस की जो एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती है, और वही एनर्जी क्या होती है, इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है। इसलिए जो हमारा एड्सॉर्प्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि हीट जो है वो क्या होती है, इवॉल्व होती है ड्यूरिंग द एड्सॉर्प्शन। एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आ जाता है, जैसे आप टर्म फर्स्ट देंगे तो उसमें क्या होगा, छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप यही पूछ लिया एब्जॉर्बेट क्या है, एड्सॉर्बेंट क्या है, तो एड्सोबेट और एड्सोबेंट सिंपल सा डिफरेंस होता है, ठीक। और मैं क्या बता रही थी कि आपका डेल्टा मतलब जब एड्सॉर्प्शन आपका स्टार्ट होता है तो उसमें हीट इवॉल्व होती है, तो जो हमारा एड्सॉर्प्शन होता है हमेशा क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि उसमें हीट ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, निकल रही है, इवोल्यूशन हो रही है। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी आ जाता है। और नेक्स्ट हमारा आता है, एक और पूछ लिया जाता है जिसमें एंट्रोपी और डेल्टा एच का रिलेशन होता है। अगर आपने ये इक्वेशन देखी हो, डेल्टा जी थर्मोडाइनमिक में, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस क्या होता है। अगर हम एट स्टार्टिंग में बात करें तो स्टार्टिंग में क्या होता है, एट बिगनिंग में हमारा जो डेल्टा एच होता है, डेल्टा एच हायर देन होता है टी डेल्टा एस से। मतलब जो एनर्जी होती है वो उस समय स्टार्टिंग में क्या होती है, ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे प्रोसेसिंग स्टार्ट होती जाती है, मतलब धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो टी डेल्टा एस हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। जब हमारा डेल्टा एस क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है, मतलब डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, पहले ही कम था अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक पॉइंट ऐसे आएगा जहां पे डेल्टा एच और टी डेल्टा एस दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और जब इक्वल हो जाएंगे तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाता है। क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाता है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। क्या बताया मैंने, जब आप क्या करते हैं, एड्सॉर्प्शन स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो उस कंडीशन में डेल्टा एच की वैल्यू हायर देन होती है। बट जब हमारा प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है मिड पॉइंट पे, तो उस कंडीशन में धीरे धीरे टी डेल्टा एस क्या होता है आपका, एंट्रोपी होता है। क्या होता है बेटा, एंट्रोपी होता है। और डेल्टा एच क्या होती है, एंथैल्पी होती है। क्या होती है, एंथैल्पी। और एंथैल्पी स्टार्टिंग में क्या होती है, हायर होती है, और एंट्रोपी क्या होती है, कम होती है। और धीरे धीरे जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है तो हमारा डेल्टा एस और डेल्टा एच क्या हो जाता है, एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। तो उस कंडीशन में जो गिव्स एनर्जी होती है वो इक्वल्स टू 0 हो जाती है, और वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि एंट्रोपी कब डिक्रीज हो रही है, कब इंक्रीज हो रही है, और एंथैल्पी पे क्या इफेक्ट हो रहा है, और व्हेन will be the delta G will be equals to 0, कब आपका 0 होता है। ठीक। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं एड्सॉर्प्शन को, तो ये हमारे 2 पार्ट्स में होता है कि कॉन्सेंट्रेशन कब हायर हो रही है, कहाँ पे, सरफेस पे, और अगर हायर नहीं हो रही और बल्क में जा रही है तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, तो हमारी 2 टर्म है जिसको बोलते हैं पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन और दूसरा हमारा होता है नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। तो मैं एक बार रब कर देती हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक बेटा। यस बेटा,
अब जो हमारा एड्सॉर्प्शन है मैंने अभी बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव एड्सॉर्प्शन में डिवाइड होगा, ये मैंने पहले से ही लिख लिया जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव एड्सॉर्प्शन, पॉजिटिव में क्या होता है कि जब आपके मॉलिक्यूल्स सरफेस पे किसके मॉलिक्यूल्स रिटेन होते हैं, जो भी आप गैस ले रहे हैं या लिक्विड ले रहे हैं जो सिर्फ आपके सरफेस पे ही कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रही है, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जब हमारी हायर कंसंट्रेशन क्या हो रही है, हायर कंसंट्रेशन सिर्फ आपके सरफेस पे बन रही है, और जब कंसंट्रेशन आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज इन बल्क, जैसे ये हमारा है और यहाँ पे हमारी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो ये क्या हो गया हमारा पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे हमारी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है सिर्फ सरफेस पे, तो ये हमारा क्या हो गया पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। और जब हमारी क्या हो रही है, सिर्फ अगर मैं इसको देखूं, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ बल्क में जा रहा है, तो बल्क में क्या हो जाएगा, नेगेटिव एड्सॉर्प्शन हो जाएगा। क्लियर? तो एड्सॉर्प्शन क्या हो गया, अगर हमारे जो एड्सोबेट है वो क्या करें, सिर्फ सरफेस पे जा रहे हैं तो पॉजिटिव हो गया, अगर एड्सोबेट हमारा कहाँ जा रहा है, बल्क में जा रहा है, तो वो क्या होगा हमारा नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। नेगेटिव क्या होता है, जो चीज़ पूरी तरीके से कंप्लीटली आपका उस चीज़ को फॉलो नहीं करता है। तो मीनिंग क्या, नेगेटिव में क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और पॉजिटिव में क्या हो रहा है, फुली एड्सॉर्प्शन हो रहा है। ठीक, तो अब हम पढ़ते हैं कि अगर हम बात करें कि एड्सॉर्प्शन की कंसंट्रेशन किस तरीके से हायर होती है, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो फैक्टर्स में हमारे अफेक्ट करेंगे हमारा टेम्परेचर हो गया, जैसे केमिकल काइनेटिक्स में आप पढ़ रहे थे कि हमारा प्रेशर हो गया, अगर टेम्परेचर राइज करते तो क्या होगा। तो अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो फैक्टर्स में क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारा नेचर ऑफ एड्सोबेट एंड एड्सोबेंट। सबसे अच्छी बात होती है कि वो पोरस स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पोरस स्ट्रक्चर मीन्स फाइनली डिवाइडेड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फाइनली डिवाइडेड, मीनिंग अगर हम इस तरीके से लें बिल्कुल लूज में तो क्या होगा, बहुत अच्छे से आपका एड्सॉर्प्शन होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं गुड एड्सॉर्बेंट की बात करूं तो आपका आता है चारकोल, क्या आता है, चारकोल, और क्या आता है, सिलिका जेल, क्या आता है, सिलिका जेल। तो ये हमारे बेस्ट एड्सॉर्बेंट है, क्यों है, क्योंकि ये पोरस स्ट्रक्चर है, अगर आपने क्या किया, गैस को एड्सॉर्ब करें तो ये फुली क्या कर लेगा, एड्सॉर्ब कर लेगा, तो ये सबसे बेस्ट होता है। और एड्सोबेट हमारा, अगर सपोज हम गैसेस मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो गैसेस क्या करेगा, अगर प्रेशर हायर करेंगे तो ईजिली आपका एड्सॉर्प्शन हो जाएगा, अगर टेम्परेचर हायर कर रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर आप देखें कि अगर हम कोई गैसेस सॉल्यूशन बना रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, तो आपको पता है गैसेस मॉलिक्यूल्स पहले ही वेपर्स में चेंज हो जाएंगे, वो आपके अट्रैक्ट ही नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमारी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एड्सोबेट और एड्सोबेंट का सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होना चाहिए। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा ग्रेटर होगा उतना ही हमारा क्या होगा, ग्रेटर एड्सॉर्प्शन होगा, क्या होगा, ग्रेटर एड्सॉर्प्शन होगा। ठीक, तो हमारा डिपेंड भी बहुत सारे फैक्टर पे करता है कि टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, जैसे जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतनी ही ईजिली आपकी गैस क्या हो जाएगी, लिक्विफाइड हो जाएगी, मतलब सॉल्युबल हो जाएगी लिक्विड के अंदर, तो उतना ही अच्छा आपका क्या होगा, एड्सॉर्प्शन होगा। और अगर आप क्या करते हैं, सबसे बेस्ट मतलब क्या लेते हैं, अगर हमारा बेस्ट एड्सोबेंट लेते, चारकोल लेते, सिलिका जेल लेते, तो ये उतने ही अच्छे से क्या करेगा, एड्सॉर्प्शन करेगा। अब सिंपली बात आती है कि जैसे आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया
कि बेस्ट कौन सा है, तो अभी मैंने आपको दो नाम बताए। फिर मैंने आपको ये बताया कि अगर क्रिटिकल टेम्परेचर हायर होता हो तो उस कंडीशन में एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। अगर सरफेस एरिया की बात करूं तो आपने कोई भी एड्जॉर्बेंट लिया, अगर उसका सरफेस एरिया ज़्यादा नहीं है तो आपका एड्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होगा। तो ये फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसको मैं अभी लिख के आपको बताती हूँ। ये तो मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए बता दिया, अब मैं आपको लिख के बताती हूँ बेटा। ये बेटा इधर देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, नेचर ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द एड्जोबेंट। मतलब अगर आप एड्जोबेंट लेते हैं तो वो किस तरीके का नेचर होना चाहिए। मैंने क्या क्या बताया था, सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है उसका सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा वो उतना ही क्या करेगा, एड्जॉर्ब करेगा। ठीक है, आप कितने ग्राम क्या ले रहे हैं, कोई गैस ले रहे हैं 20 सेंटीमीटर ले रहे हैं, कितनी ले रहे हैं, मतलब वो पूरा का पूरा कंप्लीटली क्या कर लेगा, एड्जॉर्ब कर लेगा अगर उसका सरफेस एरिया ज़्यादा। और क्या होनी चाहिए, पोरस टेक्सचर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पोरस टेक्सचर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर स्पॉन्जी होगा तो इसलिए क्या कर लेगा, एड्जॉर्ब कर लेगा। ठीक, अब नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या होता है कि अगर आप, कंडीशन है कि गैसेस है बाय सॉलिड, मतलब ये हमारी जो है एड्जोबेंट ये सॉलिड है और इसके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स आ रहे वो आ रहे गैसेस के। तो इसमें क्या होगा, जब हमारा गैस एड्जोबेट है और सॉलिड हमारा एड्जोबेंट है, सपोज हमने क्या लिया बेटा, चारकोल लिया। ठीक है, और उस पर मैं क्या कर रही हूँ, कोई भी गैस, चाहे नाइट्रोजन हो चाहे हाइड्रोजन हो, एनीवन। ठीक, अब इसमें क्या होता है, जो हमारे एक साइंटिस्ट थे ली चैटलियर, आपने 11th में पढ़ा होगा, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारी जो रिएक्शन होती है गैसेस प्लस सॉलिड, क्या करेगा, सबसे पहले मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कंडेंसेशन करेंगे। तो क्या होगा, गैस एड्जॉर्ब ऑन द सॉलिड, गैस क्या हो जाएगी, सॉलिड पे क्या कर लेगी, एड्जॉर्ब कर लेगी, प्लस यहाँ पे क्या निकलेगी, हीट। ठीक, और अगर हम टेम्परेचर राइज करते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट इस साइड जा रही है, तो ली चैटलियर के क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। अब ऑलरेडी यहाँ पे हो रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर मैं हीट और ज़्यादा बढ़ाती हूँ तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। और जब बैकवर्ड में हो जाएगा तो जो हमारे अट्रैक्ट हो रहे थे गैसेस मॉलिक्यूल वो हट जाएंगे, गैस अलग हो जाएगी, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, सॉलिड अलग हो जाएगा। तो मीनिंग क्या हुआ, अगर किसी भी सॉलिड एड्जॉर्बेंट में और अगर आपकी गैस एड्जॉर्ब हो रही है और उस कंडीशन में मैं टेम्परेचर राइज करती हूँ तो क्या होगा, इवेपोरेशन। अभी मैंने बताया गैसेस मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट होके क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। और सॉलिड का जो सरफेस है उसमें से बिल्कुल क्या हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो मीनिंग क्या हुआ, इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर तो आपका क्या हो जाएगा, एड्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। अब मैंने इसमें बताया एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीजेस ऑफ टेम्परेचर। अब आपका 273 पे 20 सेंटीमीटर क्यूब एड्जॉर्प्शन हो रहा था और 244 पे कितना हो रहा, 45। तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग क्या है, 45 ज़्यादा है, तो मीनिंग क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो ऑब्वियसली आपका एड्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, हाईली हो जाएगा। ठीक, अब तीसरा फैक्टर आता है प्रेशर। अब आपने हेनरीज लॉ भी पढ़ा होगा, उसमें क्या करते, कोई भी गैस है जब तक आप प्रेशर अप्लाइड नहीं करेंगे तो गैसेस मॉलिक्यूल सेंटर नहीं करेंगे। तो मीनिंग क्या हुआ, जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाइड करेंगे उतना ही एड्जॉर्प्शन आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऑब्वियसली होगा, क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल पे जितना प्रेशर डालते हैं उतने ही मोल्स हमारे क्या होते हैं, एंटर होते हैं, ये हेनरीज लॉ बताता है। तो एड्जॉर्प्शन में भी क्या होगा, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे आपका एड्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये भी हमारा इफेक्ट करता है कि कितना एक्सटेंट ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स आपका विथ प्रेशर, मतलब प्रेशर इंक्रीज करने पे कितनी सॉल्युबिलिटी, मतलब कितना एड्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है। उसमें आगे हम अलग अलग, जैसे कि हमारा फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन, आइसोथर्मल, लैंगम्यूर है, तो उसमें डिफरेंट प्रेशर की एक्सटेंट। तो
हमारा डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंट पे क्या होगा, हम ये देखेंगे कितना प्रेशर बढ़ाते हैं तो कितना हमारा एड्जॉर्प्शन बढ़ता है, कितने लेवल तक बढ़ता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे तो आपकी सॉल्युबिलिटी या आपका एड्जॉर्प्शन क्या होता है, इंक्रीज ही होता रहता है। जैसे आपने सॉल्यूशन में पढ़ा था सॉल्युबिलिटी, अब एड्जॉर्प्शन आ गया तो एड्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। तो इफेक्ट जो है प्रेशर का वो बढ़ता है, और किस लेवल तक बढ़ता है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो बेटा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये जितना भी मैंने पढ़ाया इसको डीपली पढ़ो। अगर एग्जाम में कहीं से भी एमसीक्यू आपका आता है तो आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको पूरी नॉलेज होगी, क्वेश्चन कहीं से भी आए आपको कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि जब बच्चा फुल्ली उसको पूरी नॉलेज होती है चैप्टर की तो वो कहीं से भी क्वेश्चन कर सकता है। ठीक बेटा, तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स को जितना हो सके उतना शेयर करो। ठीक, थैंक यू सो मच बेटा।